जैसे जैसे 2022 नज़दीक आता जा रहा है, यूपी चुनाव को लेकर गर्माहट बढ़ती जा रही है। अब नया बयान आया है कि यूपी में 2022 में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा या कम से कम उप मुख्यमंत्री तो जरूर बनेगा। किसने कहा है ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर पर गौर डालिए कि एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है, जयंत पर बड़ा दाव खेलने की तैयारी में अखिलेश, जाट मुस्लिम गठजोड़ पर खास तवज्जो। खास तवज्जो जाट मुस्लिम वोट पर है, तस्वीर में केवल जाट यादव है। तो ये समझना पड़ेगा, 8% वोट वाला यादव मुख्यमंत्री बनेगा और 4% वोट वाला जाट उप मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन 18% वाला मुसलमान वो सिर्फ दरी बिछाएगा। अब बताता हूं कि किसने कहा है कि यूपी में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार ने एक डिबेट में कहा है और खुला चैलेंज दिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसने खुला चैलेंज दिया है कि इस बार बिना मुसलमान की हिस्सेदारी के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ओवैसी के मजबूत होने से ये लोग डर रहे हैं कि ओवैसी अगर मजबूत होंगे, एमआईएम अगर मजबूत होगी तो इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो। इसीलिए ये लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के एजेंट है या वोट कटवा है। जैसे ही चुनाव आता है तो बड़े बड़े चैनलों में चलने लग जाता है, बड़े बड़े स्लग और मोन्टाज बनते हैं कि ओवैसी किसको पहुंचाएंगे नुकसान, ओवैसी किसके वोट में मारेंगे सेंध। इस तरीके की तमाम क्रिएटिव हेडलाइन लग जाती है कि मुसलमान जो है, मुसलमानों को कंफ्यूज कर दिया जाता है और उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि उनको सिर्फ बीजेपी को हराना है, बाकी सामने चाहे कोई भी पार्टी हो। इसीलिए आज मुसलमानों की ये हालत है, हर जगह उनको धुतकारा जा रहा है, कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है, ना तो अदालतों में उनकी हिस्सेदारी है, ना पुलिस विभाग में उनकी हिस्सेदारी है, ना मीडिया में हिस्सेदारी है, कहीं भी उनकी हिस्सेदारी नहीं है। अगर मान लो इक्का दुक्का अगर कोई नेता बन जाता है और वो समाज के लिए काम करने लगता है तो उसका हाल आजम खां जैसा होता है। आजम खां जिन्होंने रामपुर में शिक्षा पर इतना काम करा कि कॉलेज बनाए, मदरसे बनाए, लाइब्रेरी बनाई और यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको बीजेपी और आरएसएस पचा नहीं पाई और उनको जेल में डाल दिया। तो हर पार्टी को मुस्लिम नेता जरूर चाहिए, लेकिन लीडरशिप नहीं चाहिए। इसीलिए वो ओवैसी को बीजेपी का एजेंट और वोट कटवा कहते हैं। और मुसलमानों को इस जहन से निकलना होगा, इस गफलत से निकलना होगा कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी को आप लोग नहीं हरा सकते, ये बात जहन में डाल लीजिए। बीजेपी को वही बहुसंख्यक समाज हरा सकता है जो उसको वोट करता है। जैसे अभी लॉकडाउन में देखा सबने कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गंगा किनारे लाशों का अंबार लगा हुआ था, तो वही जिन्होंने वोट दिया था वही लोग उनके खिलाफ लिख रहे थे, सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे थे। तो जब इनका जो है हिंदू हृदय सम्राट कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं से मोह भंग हो जाएगा, तब इनको अकल आएगी और ये खुद ही इनको हराएंगे। मुसलमान कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकता। वो इस तरीके से अगर मुसलमान सोचता है कि वो बीजेपी को हरा देगा तो वो अपने लिए कब्र खोदता है। इसीलिए एंटी कन्वर्जन लॉ लाने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए बीजेपी को मुसलमानों के सीने पे गोली चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि मुसलमान मेरा वोट बैंक नहीं है और जो उसका वोट बैंक है वो इसीलिए वोट करता है ताकि मुसलमानों को मारा जा सके। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो नेता नहीं, लीडरशिप पैदा करे और 18% जो उनका वोट है उसका सही इस्तेमाल करे, तभी जो है सत्ता में भागीदारी मिलेगी। और जब भागीदारी हो गई तो आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। मैं आपको एक राज्य का एग्जाम्पल देता हूँ। केरला के एक दोस्त थे हमारे, तो उनसे जब मैंने पूछा कि क्या केरला में कम्युनल राइट्स नहीं होते, सांप्रदायिकता वहाँ पे नहीं है, तो उनका कहना था कि केरला में तो और ज़्यादा है, वहाँ पे आरएसएस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन चूंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट 90% प्लस है और हर समाज की भागीदारी है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, इसलिए वहाँ पे कम्युनल राइट होने में दिक्कत आती है। वहाँ पे थानों में, पुलिस थानों में, अदालतों में जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो सबका बराबर है, इसीलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होता।
वहीं जब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर एक खास तबके के जो है रिप्रेजेंटेशन है हर जगह पर, इसीलिए भेदभाव होता है। अगर आप अपनी क़यादत मजबूत करेंगे, अपनी लीडरशिप मजबूत करेंगे, तो सामने वाली पार्टियां आपके पास आएंगी और आपका समर्थन लेंगी, फिर वो आपको डिप्टी सीएम भी बनाएंगी, मुख्यमंत्री भी बनाएंगी और आपकी शर्तों पर सरकार बनेगी, तब जाके आपका फ़ायदा होगा। अगर आप सोचते हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम यूपी की बात करें, तो आज़ादी के बाद से 80 की दिहाई तक कांग्रेस ने वहाँ पर मलाई खाई और मुसलमानों का कोई खास विकास नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पर समाजवादी पार्टी 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, उसके बाद मायावती भी 4 बार मुख्यमंत्री रही। नेता जरूर मिले हैं, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे आजम खान हो, लेकिन लीडरशिप नहीं मिली, टॉप क्वालिटी की लीडरशिप नहीं मिली। इसीलिए बाबरी मस्जिद भी हो जाता है 92 में, और मुजफ्फरनगर जैसे दंगे भी आपको झेलने पड़ते हैं। और 80 की दिहाई में मुरादाबाद, चाहे मलियाना हो, मेरठ हो, दंगों की तो एक लंबी फहरिस्त है जो आपके सर पे मढ़ दिया गया। और ये वो सरकारें थी जो सेक्युलर थी, मुसलमानों का वोट लेती थी और जो मुसलमानों की राजनीति नहीं करती थी। तो इस गफलत से निकल जाइए कि आप बीजेपी को हरा देंगे, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे इलेक्शन आता है, इलेक्शन आते ही ये चीज़ चालू हो जाती है कि मुसलमान तो एक तरफा वोट करेगा, एंटी बीजेपी, चाहे वो अभी बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में यही हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए ममता को एक तरफा वोटिंग हुई, क्योंकि बीजेपी को हराना था और वहाँ पे तीसरी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, इस वजह से भी वहाँ पे ममता बनर्जी निकल पाई। लेकिन जो नई पार्टी बनी थी अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी को वहाँ पे नकार दिया गया, लेकिन अब्बास सिद्दीकी के एक एमएलए जीत के जाते हैं और वही ममता बनर्जी उस एक एमएलए को उठाकर जेल में डाल देती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एंटी बीजेपी जो है वो मुसलमानों के पक्ष में नहीं हो सकता, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो। इन लोगों को सबको मौका दिया मुसलमानों ने, सबको वोट करा। तो अब ज़रूरत है कि मुसलमान अपनी क़यादत की तरफ लौटे, अपने लीडरशिप की तरफ लौटे, नेताओं की तरफ नहीं। बड़े बड़े, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े उल्मा जो हैं, बड़ी बड़ी जो जमातें हैं, तंजीमें हैं, सरकार बदलने पे वो लोग बदल जाते हैं। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ थे और अब बीजेपी आ गई तो वो मोदी की तारीफ़ें करते हैं। तो जो आपके रहनुमा हैं वो लोग भी, जैसे सत्ता बदलती है वो लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन आपको जज्बाती करके एंटी बीजेपी बना दिया गया है। इसलिए बीजेपी को भी आसानी होती है आपको मारने में, लिंचिंग करने में और जेलों में ठूसने में। यूएपीएल लगा के तुरंत जेल में डाल दिया, कर लो क्या करोगे आप लोग, क्योंकि ना तो आप उसके वोट बैंक है, और जो उसका वोट बैंक है वो ये चाहता है कि मुसलमान जो है जेल में सड़े। इसीलिए मुसलमानों का जो है प्रतिशत जेलों में वो ज़्यादा है। तो अब आप लोग सोचिए कि यूपी में जो असीम वकार ने कहा है, जो एमआईएम के प्रवक्ता ने कहा है, भले ही आप उसको वोट दे ना दे, मैं उसका सपोर्टर हूँ या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उनका सवाल जो है वो जायज़ है, उस पर गौर करिए। क्या 20% जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, क्या वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनवा सकते? अगर हम यूपी में कास्ट बेस बात करें तो 19% अपर कास्ट है और यादव जो है वो 9% है, और 12% जो ओबीसी हैं वो नॉन यादव ओबीसी हैं, और 20% लोअर ओबीसी हैं, और जाटव है 13%, और जो अदर एससी है वो 8%। यानी कि टोटल अगर मिला दे तो 20% दलित हैं और 19-20% मुसलमान हैं। लेकिन सब ने जो है उत्तर प्रदेश में हुकूमत करी है, आपने सबको जो है कंधा दिया है, अपना कभी लीडरशिप की सोची नहीं है। तो अब ज़रूरत है, जो सांप्रदायिकता तभी ख़त्म कर सकते हैं जब आप सत्ता में होंगे, चाहे बीजेपी हो या बसपा हो या सपा हो, सांप्रदायिकता ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इनके दिमागों में भर दिया गया है कि मुसलमान जो है वो देश में नासूर है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में 2022 में एमआईएम या कोई भी पार्टी जो मुस्लिम लीडरशिप हो जहाँ टॉप लेवल पे, नेता नहीं, नेता तो बहुत है, कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, आज बता दीजिए किसी की अगर कांग्रेस में चलती भी हो तो नेता नहीं, लीडर चाहिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, या डॉक्टर अयूब हो, इस तरह के तमाम लोग हैं। नेता बहुत मिल जाएंगे, वो हर पार्टी रखती है वोट बैंक सकोरने के लिए, लेकिन आपको
डिसीजन जो डिसीजन मेकर होता है वो बनाने की क्षमता नहीं रखती। तो आप लोग की क्या राय है? क्या 2022 में वाकई में उत्तर प्रदेश में कोई डिप्टी सीएम या सीएम मुसलमान हो सकता है? अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।